इस समरी के बारे में, समरी ऑफ राइजिंग स्ट्रॉन्ग, जिसे लिखा है ब्रेने ब्राउन ने। तो ये समरी आपको याद दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं। इस पूरी दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो ये कह सके कि जिंदगी में हमेशा उसके साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा हुआ है। इस बुक की मदद से आप सीखेंगे कि फेलियर और हार के बाद आप कैसे दोबारा मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं, और इसे ही बुक की ऑथर ब्रेने राइजिंग स्ट्रॉन्ग कहती है। इसके जरिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जब आप हिम्मत करके अपने सपने की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आपको उस रास्ते में फेलियर का सामना भी करना ही होगा, और जब आपको ठोकर लगती है तो उससे कैसे उभरना है और कैसे दोबारा खड़े होना है, इसे ही राइजिंग स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। इस प्रोसेस के 3 स्टेज होते हैं, रेकनिंग, रंबल और रेवोल्यूशन। बहादुर होने का मतलब ही है ट्राई करना, फेल होना, हिम्मत करके दोबारा खड़े होना और एक बार फिर से ट्राई करना। तो चलिए इसी कोशिश में और पूरी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में, और सबसे पहले बात करते हैं द फिजिक्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, यानी कि आप एक ही टाइम में एक साथ बहादुर और सेफ दोनों नहीं हो सकते। इसी का मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। लगभग 100% चांस है कि आप जिंदगी में बहुत बार फेल हुए होंगे। आप सोच रहे होंगे तो फिर भाई मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकलूं? किसी अनजान चीज का सामना करना आपको लाइफ के चैलेंजेस के लिए ज्यादा मजबूत और तैयार करता है। ये आपको ये भी सिखाता है कि वल्नरेबल होने में एक ताकत छुपी हुई है। अब वल्नरेबल होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है अपनी गलतियों, दुख और डर को छुपाने या उससे भागने की बजाय उसे खुलकर अपनाना। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप हमेशा स्ट्रांग नहीं हो सकते, तब आपको महसूस होता है कि आप में कितनी हिम्मत है। ज्यादातर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जिंदगी में कई बार वो कई सिचुएशन से जरूर घबराए हैं। फेलियर हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उससे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ये सच है कि इसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, लेकिन ये फेलियर ही है जो हमें ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, ज्यादा मजबूत बनाती है। ब्रेव होने का मतलब है कि ये पता होने के बावजूद कि आप फेल हो सकते हैं, फिर भी उस काम को ट्राई करना और अपना 100% देना। इन नेगेटिव थॉट्स के बावजूद आप उस काम को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट में उससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। कई दफा ऐसा भी होगा जब फेल होने के बाद आप निराश भी होंगे और आपको बहुत दुख भी होगा, लेकिन ऐसा महसूस करने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये जो भावनाएं हैं, ये जो फीलिंग्स है, ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। यही हमें इंसान बनाती है। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से, उन्हें स्वीकार करने से आपको खुद को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। ये आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप जान पाएंगे कि किस चीज ने आप पर सबसे ज्यादा असर डाला है और आप इन फीलिंग्स को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इससे लड़ने का एक तरीका ये है कि आप दूसरे लोगों की कहानियों से इंस्पिरेशन लेकर खुद में हिम्मत पैदा कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे भी आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। जब भी आप कुछ बड़ा करने वाले हो, जैसे कि किसी नई जगह या घर में शिफ्ट होना हो, तो आपके मन में कई बार सवाल भी उठेंगे। आपको चिंता हो सकती है कि अगर मुझे वहाँ पर जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मेरे पड़ोसी मतलबी हुए तो, या अच्छे नहीं हुए तो क्या होगा, अगर मैं लास्ट में फेल हो गया तो क्या होगा। ये सवाल आपको और भी ज्यादा डराएंगे और आपको अगला स्टेप लेने से रोकेंगे। डर आपके मन में डाउट पैदा कर देता है, लेकिन पॉजिटिव विचारों से आप इन नेगेटिव थॉट्स को हरा सकते हैं और वो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेंगे, बिल्कुल सिक्के की तरह। क्योंकि जिंदगी में भी हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव पहलू को देखने का नजरिया अपनाएं। जैसे आप ये भी तो सोच सकते हैं कि क्या पता मुझे वहाँ ऐसे दोस्त मिल जाए जिनके साथ जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ जाए, क्या पता वहाँ मेरी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाए। तो इस बात को स्वीकार करना कि आप डरे हुए हैं आपको उस चीज से लड़ने में मदद करता है। अगर आप अब भी कोई बड़ा कदम उठाने में हिचकिचा रहे हैं, थोड़ी झिझक हो रही है, जैसे किसी नई जगह पर शिफ्ट होना, तो ऐसे दोस्तों से बातें कीजिए जो खुद किसी नई जगह पर शिफ्ट हुए हो। वो आपको इसे संभालने के लिए कुछ टिप्स और सलाह दे सकते हैं। आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, आपका डर उतना ही कम होता जाएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं सिविलाइजेशन स्टॉप्स एट द वाटर लाइन। यानी कि जब आप वल्नरेबल होने का फैसला लेते हैं तो वो सबसे मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपने डर और कमजोरियों को दबाते रहते हैं। लोग इसे कमजोरी के रूप में देखते हैं और आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन खुलकर के कहना कि आप कैसा फील कर रहे हैं आपको निराश या गुस्सा होने से बचा सकता है। लेकिन हम कभी कभी ये कहने से हिचकते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। मगर आपको ये समझना होगा कि जब सामने वाला इंसान हमारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता तो इसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उन पर गुस्सा होने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब आप खुलकर अपनी बात को कहेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो सामने वाला इंसान कंफ्यूज नहीं होगा। और कौन जानता है कि आपको देखकर वो भी खुलकर अपनी बात आपके सामने रख दे। तो इस बुक की ऑथर ब्रेने ने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया कि कैसे एक फैमिली ट्रिप के दौरान वो अपने पति स्टीव के सामने वल्नरेबल हो गई थी। ट्रिप पर एक दिन जब उनके बच्चे सो रहे थे तो ब्रेने और उनके पति पास की झील में स्विमिंग के लिए जाना चाहते थे। ब्रेने ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो इस बात से बहुत खुश थी कि वो सब एक साथ समय बिता रहे थे, लेकिन उनके पति ने उनकी बात पर गौर ही नहीं किया। ब्रेने को अपने पति का ये व्यवहार देख करके बहुत ही अजीब लगा और वो चौंक गई, क्योंकि आमतौर पर वो दोनों एक दूसरे से खुलकर बातचीत करते थे। उन्होंने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर भी स्टीव ने अनदेखा कर दिया। अब यहाँ पर गुस्सा होने के बजाय ब्रेने ने स्टीव को बताया कि उन्हें कैसा लग रहा था। ब्रेने ने अपनी बात को खुलकर कहा, तब जाकर स्टीव ने इस बात पर ध्यान दिया। पहले तो स्टीव इस बात से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन ब्रेने मानने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें एक दूसरे से सच बोलने की जरूरत है। तब जाकर स्टीव ने बताया कि वो पानी में जाने को लेकर के चिंतित थे और ब्रेने का इससे कोई लेना देना नहीं था। स्टीव के मन में कई सारी बातें चल रही थी, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि वो ब्रेने को अनदेखा कर रहे थे। उन्होंने ब्रेने को बताया कि रात को उन्हें एक सपना आया कि उनके बच्चे पानी में डूब रहे थे और वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। स्टीव सिर्फ अपने डर की वजह से परेशान थे और ये सुनकर ब्रेने ने कहा कि वो खुश थी कि स्टीव ने अपनी कमजोरी उनके साथ शेयर करी। उन्होंने स्टीव को सांत्वना दिया और कहा कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। उस दिन जब वो झील से बाहर आए तो उनका रिश्ता ज्यादा मजबूत हो गया था, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी कमजोरी के बारे में बताया और अपनी वल्नरेबिलिटी को खुलकर के एक्सेप्ट किया। तो इस कहानी को समझते हुए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओनिंग आवर स्टोरीज, यानी कि राइजिंग स्ट्रॉन्ग का प्रोसेस आपको हमेशा गिरकर दोबारा खड़े होने के लिए धीरे धीरे अपनी गलतियों को खत्म करने के लिए कहता है। इसके 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है रेकनिंग, जिसका मतलब होता है जब आपका अपने इमोशन से सामना होता है। इसका मतलब है अपने इमोशंस को समझना, ये समझना कि उसकी वजह से आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस प्रोसेस में आप अपने व्यवहार, विचार और फीलिंग्स के बारे में सोचने लगते हैं। ये तब होता है जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और इस बात पर ध्यान देते हैं कि आप सच में कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरा स्टेज है रंबल। ये तब होता है जब आप अपनी फीलिंग्स को गहराई से समझने लगते हैं और ये जानने लगते हैं कि आप उस बुरी सिचुएशन के बारे में, अपने बारे में और दूसरों के बारे में कैसा फील कर रहे हैं। तीसरी स्टेज है रेवोल्यूशन। ये तब होता है जब आप अपने विचारों में बदलाव करते हैं, खुद को हील करने लगते हैं और यकीन मानिए कि ऐसा करने के बाद आपकी जिंदगी में होने वाले बदलाव किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप इस कहानी को सुनकर या क्रिएटिविटी की मदद से ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स का मानना था कि क्रिएटिविटी कई चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ने से आती है। जब आप अपने पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंस को कनेक्ट करके कुछ नया बनाते हैं तो उसे एक क्रिएटिव प्रोसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने अलार्म पर स्नूज बटन को दबाकर वापस सो जाने के दर्द को एक्सपीरियंस किया होगा। अब आपके अंदर की क्रिएटिविटी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा अलार्म क्लॉक बना सकती है जो तब तक आपके रूम में चारों ओर घूमता रहता है जब तक आप उसे ऑफ नहीं कर देते। तो अब क्योंकि आपको अलार्म बंद करने के लिए उठना पड़ेगा तो आपकी नींद पूरी तरीके से खुल जाएगी। क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है कुछ नया बनाना। जैसे कि एक मोबाइल अलार्म क्लॉक के अलावा आप इसे कहानी सुना करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप कहानियां कहाँ से लाएंगे? खुद पर और अपने आसपास की दुनिया की रियल घटनाओं को नोटिस करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो कहानी सुनाने की भी अपनी एक अलग और कमाल की पावर होती है। कहानी के जरिए आप उन चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं जिनका सामना आपने किया है और अपने लिए एक हैप्पी एंडिंग बना सकते हैं। वैसे आप दूसरों की कहानियों से भी सीख सकते हैं, चाहे आपका कितना भी मन क्यों ना करे, लेकिन अपनी कहानी से उन हिस्सों को ना हटाए जिसमें आप फेल हुए थे, क्योंकि अगर आप फेल नहीं होते हैं तो आप उससे सीखकर समझदार नहीं बन पाते।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं द रेकनिंग। रेकनिंग के स्टेज में आपका सामना अपने डर और कमियों से होता है। इस स्टेज में आप अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं और कई बार कुछ सिचुएशन में आपको इसके फिजिकल साइन भी देखने को मिलेंगे, जैसे हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना आने लगता है, वगैरह वगैरह। आपको ये समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है। जब हम इसका कारण नहीं जानते हैं तो हम नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, जैसे गुस्सा करना, चिल्लाना। बिना किसी तकलीफ का जीवन सुनने में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन असली मायनों में ऐसी जिंदगी से आपको पूरी तरह सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होगा, क्योंकि फेलियर और गलतियां आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ होती है। फेलियर हमें याद दिलाता है कि लाइफ परफेक्ट नहीं है और चीजें हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती। इसके बावजूद हम में डटकर खड़े रहने का जज्बा होना चाहिए। जब आप रेकनिंग कहते हैं तो इसका मतलब है कि इस बात को कैलकुलेट करना कि आप इस वक्त लाइफ के किस मोड़ पर और कहां पर खड़े हैं। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि अभी आप लाइफ में कहां पर है, तो आपको पता नहीं होगा कि आपको फ्यूचर में कहां पर जाना है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को अनदेखा करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके मन में उथल पुथल होगी और वो कड़वाहट से भर जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि आप खुद अपने इमोशन से अनजान हो गए हैं। आप अपने इमोशंस को समझना या उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो आपको कमजोर बनाता है। परेशान करने वाली इमोशन से उभरने के लिए इस बात का पता लगाइए कि आप उन चीजों को क्यों महसूस कर रहे हैं। जब आप अपने इमोशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वल्नरेबल हो जाते हैं। इस वल्नरेबिलिटी के दौरान ही आप खुद को ज्यादा समझ पाएंगे। हालांकि इन इमोशंस को नजरअंदाज करना ज्यादा आसान लगता है, लेकिन इन्हें टालने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बुरी घटनाएं हमें बुरे इमोशंस की याद दिलाती है, लेकिन ये आपको बदलने के लिए एनकरेज कर सकती है। हमारे सामने लाइफ में कई बार बुरे एक्सपीरियंसेस और बुरे पल आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जॉब में प्रमोशन पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि आप कई सालों से उस कंपनी में काम कर रहे हैं। आपने अपना बहुत कुछ उस कंपनी को दिया है और आपके अच्छे काम को कभी ना कभी आपके बॉस ने जरूर नोटिस किया होगा। अनाउंसमेंट वाले दिन आप बहुत होप के साथ ऑफिस जाते हैं और वहां पर आपको पता चलता है कि आपके साथ काम करने वाले को प्रमोशन दिया गया है, आपको नहीं। बेशक आपको बहुत दुख होगा और गुस्सा भी आएगा, क्योंकि आप जिस प्रमोशन के लिए जी तोड़कर मेहनत कर रहे थे, फिर भी आपको कुछ नहीं मिला। अब आप ये सोचने लगते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। इस बात को समझने की बजाय कि आप सच में उस प्रमोशन के हकदार हैं या नहीं, आप नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं और आप अपने बॉस और उस एम्प्लॉय पर गुस्सा करने लगते हैं जिसे आपके बजाय प्रमोशन मिला है। तो रेकनिंग के बारे में जानने के बाद में अब आगे बात करते हैं और समझते हैं रंबल के बारे में। रंबल वो स्टेज है जिसमें आपके सामने स्ट्रगल, कंफ्यूजन, निराशा और फ्रस्ट्रेशन सब कुछ एक साथ आ जाता है। जब आप फेल होने के बाद खुद को हारा हुआ देखते हैं तो आप अपने आप से पूछते हैं कि आखिर आप उस पोजीशन में क्यों हैं? इस स्टेज में आप अपने इमोशंस के पीछे के कारण को समझते हैं। वो इमोशन आपको क्या महसूस करवा रहा है, आप उसे समझते हैं। जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो तो खुद से पूछिए कि मुझे इस सिचुएशन से और क्या सीखने और समझने की जरूरत है। मुझे इस सिचुएशन से अपने बारे में और दूसरों के बारे में क्या सीखने और समझने की जरूरत है। ये आपको बहुत कुछ सोचने का मौका देता है और कई बेकार की बातें आपके दिमाग से निकलने लगती है। आप अपने इमोशन को गहराई से समझने लगते हैं। ये प्रोसेस आपको प्रॉब्लम की सही जड़ को समझने में मदद करता है, क्योंकि जब आपको कारण समझ में आ जाता है तब जाकर ही आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सक्सेस मिलने के बाद जब आप किसी को अपनी कहानी सुनाए तो आपको अपनी जर्नी के स्ट्रगल और चैलेंजेस को छुपाकर ये नहीं जताना चाहिए कि आपको सक्सेस बड़ी आसानी से मिल गई, क्योंकि आपकी स्ट्रगल ही आपकी कहानी को सच्ची और ईमानदार बनाती है। असल जिंदगी में सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरी का ग्राफ हमेशा सीधा या ऊपर की ओर नहीं जाता। उसमें कई सारी गलतियां और फेलियर शामिल होते हैं। अक्सर लोग ये बताने की बजाय इन्हें छुपाकर इनकी जगह झूठ से भर देते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो डींग मारते हैं कि उन्हें कभी भी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा और सक्सेस का रास्ता बड़ा ही आसान था। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपको अपनी लाइफ के हर उतार चढ़ाव को समझना सीखना होगा। इस समरी में एक कहानी बताई गई है जो ये साबित करती है कि हम कितनी आसानी से झूठ बोल देते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
साइकोलॉजिस्ट की एक टीम ने शॉपिंग करने वाले कुछ लोगों को मोजे के 5 जोड़ों में से एक चुनने के लिए कहा और उन्होंने उसे क्यों चुना उसका कारण बताने के लिए भी कहा। हर शॉपिंग करने वाले ने अपनी चॉइस के लिए अलग अलग कारण दिया। जैसे किसी ने कहा कि इसका रंग बहुत अच्छा है, किसी ने कहा इसका प्रिंट अच्छा है। और कमाल की बात देखिए, उनमें से ऐसा एक भी नहीं था जिसने ये कहा हो कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने उस जोड़ी को क्यों चुना। अब यहाँ पर चीजें दिलचस्प हो जाती है। सच तो ये है कि सभी जोड़े यानी कि जितने भी सॉक्स के पेयर्स थे बिल्कुल सेम थे, सेम ब्रांड, साइज, स्टाइल वगैरह सब कुछ। असल में शॉपिंग करने वालों ने बस अपने डिसीजन को सही बताने के लिए उसके पीछे एक कारण जोड़ दिया था, लेकिन कारण वो खुद भी नहीं जानते थे। है ना बड़ी कमाल की बात। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और गौर फरमाते हैं इस लाइन पर, आर यू डूइंग योर बेस्ट। ये सवाल कभी कभी हम अपने आप से भी पूछ लेते हैं या कोई ना कोई हमसे पूछ ही लेता है। हम अक्सर लोगों को उसी तरीके से जज करने लगते हैं जैसे हम अनजाने में खुद को जज करते हैं। अगर हम खुद के साथ कठोर होते हैं, सख्त होते हैं, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम दूसरों के साथ भी कठोर होते हैं, सख्त होते हैं। ब्रेने ने कई लोगों से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि दूसरे जो काम कर रहे हैं उसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, कहने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें दूसरों के काम के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हमेशा दूसरों में अच्छाई ही देखनी चाहिए। जिन लोगों ने ना कहा उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया और इसके लिए उन्होंने खुद का भी एग्जाम्पल दिया। ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि वो काम में अपना 100% नहीं देते और इसीलिए उन्हें लगता है कि दूसरे भी वैसा ही करते होंगे। ब्रेने ने महसूस किया कि जिन लोगों ने ना कहा था वो दूसरों के लिए इसीलिए कठोर थे क्योंकि वो खुद के लिए भी कठोर थे। ब्रेने ने ये भी देखा कि जिन लोगों ने हाँ कहा था वो अपनी फीलिंग्स के प्रति वल्नरेबल और खुले हुए थे। जो लोग अपनी फीलिंग्स को सुनना बंद कर देते हैं वो हर चीज में परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करने लगते हैं। इस परफेक्शन की चाहत में वो खुद के लिए और दूसरों के लिए और भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। यहाँ पर ब्रेने को ये भी पता चला कि हाँ कहने वालों के ग्रुप के लोग इस बात को मानते हैं कि वो हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते और उनसे भी गलतियां होती है। ये सोचने की बजाय कि क्या हो सकता था, ये लोग सिर्फ फिर से कोशिश करने और अच्छे इरादों पर ध्यान फोकस करते हैं। कुछ साल पहले ब्रेने को एक प्रोग्राम में एक स्पीकर के तौर पर इनवाइट किया गया था। ब्रेने ने उसे एक्सेप्ट तो किया लेकिन बिना मन के। उन्हें स्पीकर बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ने इतना जोर देकर कहा कि उन्हें हाँ कहना पड़ा। ऑर्गेनाइजर ने उनसे कहा कि उन्हें उस इवेंट के लिए मना नहीं करना चाहिए क्योंकि जब वो एक जानी मानी ऑथर नहीं थी तब उस ग्रुप ने उन्हें सपोर्ट किया था। उसने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नाम और शोहरत उनके सर पर नहीं चढ़ा होगा। तो जिस बात से ब्रेने को सबसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई वो था उनका सवाल कि आप खुद को समझती क्या हैं? आप है कौन? यही कारण था कि ब्रेने जाने के लिए सहमत हो गई और यहाँ तक कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें एक दूसरे स्पीकर के साथ अपना रूम शेयर करना होगा तब भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद ब्रेने को पता चला कि उनकी रूममेट काफी बददिमाग लड़की थी जिसने ब्रेने का मूड बिल्कुल खराब कर दिया था। पूरे प्रोग्राम में उनका चेहरा उतरा रहा, यहाँ तक कि घर जाने के वक्त जब वो एयरपोर्ट पर थी तब भी उनका मूड खराब था। तब ब्रेने ने सोचा कि उन्हें किसी को भी इतनी सख्ती से जज नहीं करना चाहिए जैसे वो उस लड़की को जज कर रही थी, क्योंकि जब उनका मूड खराब होता है तब लोग भी उनके बारे में वही सोचते होंगे जो उन्होंने अपनी रूममेट के बारे में सोच लिया था। तो इस तरीके से इस कहानी से ये सीखते हुए कि हम लोगों को क्यों जज करते हैं और कैसे करते हैं, ये जानने के बाद अब टाइम आ गया है आगे बढ़ने का और अब बात करते हैं द रेवोल्यूशन की। राइजिंग स्ट्रॉन्ग प्रोसेस का मतलब है कि आप उस टाइम में वापस नहीं जा सकते जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल और अपने कंफर्ट जोन में थे। ये आपको फ्यूचर के साथ साथ उन चीजों का सामना करना सिखाता है जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक इंसान के तौर पर यह आप में बहुत सारे बदलाव लेकर आता है। जब आप अपनी जिंदगी के हर अच्छे बुरे पहलू को अपना लेते हैं तो उसका मतलब है कि तब आपने रेवोल्यूशन हासिल कर ली है। जब आप रेकनिंग और रंबल को फॉलो करके अपनी जिंदगी में बदलाव करते हैं तो वो किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं होता, क्योंकि वो सच में आपकी जिंदगी को बदल देता है। ये फाइनल प्रोसेस लाइफ को सेलिब्रेट करने के बारे में है, फिर चाहे उसमें सब कुछ ठीक हो या नहीं। ये इस बात को जानने के बारे में है कि आपको बहादुर बनने के लिए वल्नरेबल होना ही पड़ेगा। राइजिंग स्ट्रॉन्ग प्रोसेस को जानना और उसे सच में अप्लाई करने में बहुत फर्क होता है। जब आप उसे सच में अप्लाई करते हैं तो आपके सोचने का तरीका अलग हो जाता है। अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे हो तो पूरे दिन सुस्त बने रहने की बजाय जब आप उसे सॉल्व करने की कोशिश में लग जाते हैं तब एक्चुअली में सही मायनों में
आप इस प्रोसेस को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहे हैं। आप इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये आपकी आदत बन जाए। जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एफर्ट को तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो उसे दिल में दबाने की बजाय अपने ग्रुप के मेंबर्स को बता सकते हैं। आपको काबिल ना समझे जाने की भावना आपसे तब तक दूर नहीं होगी जब तक आप उसे शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने उसे अनदेखा किया तो वो और भी ज्यादा खराब होने लगेगा। एक और एग्जाम्पल है, जब आप कोई मीटिंग जल्दी ही खत्म करना चाहते हैं लेकिन एक मेंबर कहता है कि वो अपने आइडिया को शेयर करना चाहता है। अब यहाँ पर आपको इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि कोई अपने आइडिया को बताने की हिम्मत दिखा रहा है। अपने साथ साथ आपको दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए आप एक समझौता कर सकते हैं, यानी उस दिन आप मीटिंग को वहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप अगले दिन एक और मीटिंग को फिक्स कर सकते हैं ताकि वो मेंबर अपनी बात को खुलकर कह सके और उसे ये भी ना लगे कि उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो इसी के साथ पहुंच गए हैं हम इस समरी में कंक्लूजन तक। तो यहाँ पर मुद्दा मामला एकदम सिंपल है कि आपने राइजिंग स्ट्रॉन्ग प्रोसेस के 3 स्टेजेस के बारे में सीखा, जो है द रेकनिंग, द रंबल, द रेवोल्यूशन। रेकनिंग अपने इमोशंस को समझने के बारे में है, यानी जब आप अपने इमोशंस से रूबरू होते हैं, उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। रंबल अपने इमोशंस को गहराई से समझने और अपनी गलतियों को पहचानने के बारे में है। इसमें आप अपने इमोशन के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करते हैं। और रेवोल्यूशन वो स्टेज है जब आप अपनी गलतियों से सीखकर उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने लगते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल देता है। तो ये स्टेज बदलाव के बारे में है। ये स्टेज अपनी वल्नरेबिलिटी को खुलकर के एक्सेप्ट करने के बारे में भी है। राइजिंग स्ट्रॉन्ग प्रोसेस का मकसद है अपने इमोशंस को हैंडल करना, क्योंकि इंसान के साथ जब भी कुछ ऐसा होता है जो उसे अच्छा नहीं लगता तो वो उसे दबाने की कोशिश करता है। इन इमोशंस को अपनाने से ये हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। गिरकर दोबारा खड़े होना बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन बस अपना बेस्ट ट्राई करते रहिए। अपने फेलियर से सीखना आपको अगली बार और बेहतर परफॉर्म करने में मदद करता है। जब भी आप जिंदगी में लड़खड़ा जाए या किसी बुरे वक्त में फंस जाए, तो याद रखिए कि आप हमेशा उस सिचुएशन में नहीं रहने वाले हैं। आज रात है तो कल सुबह भी होगी। जब तक आप दोबारा खड़े होने का पक्का इरादा और जज्बा बनाए रखेंगे तो सक्सेस बहुत जल्दी ही आपकी मुट्ठी में होगी। और इसी लाइन के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये समरी? कौन सी बात अच्छी लगी? किस कहानी ने आपको इंस्पायर किया फिर से उस सिचुएशन से निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एटलीस्ट एक बार और ट्राई करने के लिए? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर के। साथ ही साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बताइए। अपना ढेर सारा प्यार गूगल प्ले में रिव्यूज देकर के आप हमें दे सकते हैं। और